वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 11th। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था डेविएशन ऑफ आइडियल गैस और साथ में उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को भी हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम गैसियस स्टेट का और एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रियल गैस इक्वेशन। स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। क्लास 11th के लिए ये जो लेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट और जेईई मेंस एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। देखो क्वेश्चन टॉपिक क्या है, रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन या इसका और एक नाम है वंडर वाल्स इक्वेशन। ये है आज का हमारा टॉपिक, रियल गैस इक्वेशन या और एक नाम है वंडर वाल्स इक्वेशन। समझो बात को, रियल गैस इक्वेशन की नीड क्या थी, ये क्यों आई? अगर इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन उससे पहले दी थी, अब इसकी क्या जरूरत थी, इसका जन्म क्यों हुआ था? क्योंकि समझो बात को, हमारे पास इक्वेशन थी आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। ये वैलिड थी किस पे? आइडियल गैसेस पे वैलिड थी, 100% वैलिड थी आइडियल गैसों पे। अब चूंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिस्कस किया है, जो आइडियल गैसेस जो रियल गैसेस होते हैं वो डिविएट होती है आइडियल बिहेवियर से हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे। अगर हम रियल गैस को लो प्रेशर LPHT लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे लेंगे तब हमारे रियल गैसेस इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। बट अगर उस कंडीशन का हम जस्ट अपोजिट कर लेंगे, मतलब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे लेंगे गैस को, तब वो रियल गैस इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है। जो कि मैंने बोला था, वो उस टाइम पे मोस्ट मैक्सिमम डेविएशन शो करता है। अब इसीलिए ये इक्वेशन मतलब हर एक कंडीशन, हर एक टेम्परेचर और हर एक प्रेशर पे इस इक्वेशन को रियल गैस ओबे नहीं करता है, हर एक टेम्परेचर और हर एक प्रेशर पे। आइडियल गैस इसको हर एक प्रेशर और हर एक टेम्परेचर पे ओबे करता है, बट रियल गैस इसको ओनली लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे ओबे करता है। बट रिवर्स अगर कर लेंगे उस कंडीशन का, तब इस इक्वेशन को रियल गैस ओबे नहीं करता है। तो दैट मीन्स इस इक्वेशन में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको रियल गैस ओबे नहीं करता है हर एक कंडीशन पे। वो प्रॉब्लम क्या है? अगर हम उस प्रॉब्लम को दूर कर लेंगे तो ये जो इक्वेशन है, अगर यो इसमें प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम को हम दूर कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, सही कर लेंगे, तब इस इक्वेशन को हर एक कंडीशन पे रियल गैस ओबे कर सकता है। वो प्रॉब्लम क्या है वो पहले समझो। एज पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वॉल्यूम 0 के बराबर, नेग्लिजिबल। मतलब समझो बात को, अगर आइडियल गैस ये है, आइडियल गैस का वॉल्यूम उसने कंसिडर किया था kTg ने 0, तो क्या रियल टी में वॉल्यूम 0 हो सकता है? 0 कभी नहीं हो सकता है रियलिटी में वॉल्यूम, क्योंकि अगर हम 0 मान लेंगे फिर भी गैस मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम होगा, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, वो तो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। मतलब इस इक्वेशन में प्रॉब्लम है वॉल्यूम में। अगर हम वॉल्यूम को करेक्ट कर लेंगे तो ये इक्वेशन रियल गैस पे फॉलो हो सकती है। दूसरी बात, kTg के अकॉर्डिंग नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर देयर। ये फोर्सेस नहीं होती है आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स में, जबकि रियलिटी में अगर देखेंगे रियल गैसों में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और जब अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, रियल गैसों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, क्या उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे? अगर वो अट्रैक्ट कर लेंगे, उससे क्या होगा? उससे तो प्रेशर पे इफेक्ट हो सकता है, होगा ना। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उससे क्या होगा?
प्रेशर इफेक्ट होगा। तो दैट मीन्स जो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, अगर हम इसको प्रेशर को भी करेक्ट कर लेंगे, वॉल्यूम को भी करेक्ट कर लेंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी रियल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन यहां पे क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो प्रॉब्लम KTG के अकॉर्डिंग वॉल्यूम 0, जबकि रियलिटी में वॉल्यूम 0 नहीं होगा, तो वॉल्यूम में भी हमें करेक्शन करनी है। KTG के अकॉर्डिंग नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जबकि रियलिटी में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो उससे क्या होगा, प्रेशर इफेक्ट होगा। मतलब प्रेशर भी इसमें रॉन्गली पुट किया है और वॉल्यूम भी इस इक्वेशन में रॉन्गली पुट किया है। अगर हम इसको भी करेक्ट कर लेंगे, इसको भी करेक्ट कर लेंगे, तब ये इक्वेशन बनेगी कौन सी इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन। और जो इसमें करेक्शंस की है, प्रेशर को करेक्ट किया और वॉल्यूम को करेक्ट किया, आई मीन दो करेक्शन हमें इसमें करनी है। क्या क्या करेक्शन, प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन, वो सबसे पहले वंडर वाल ने किए थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा और एक नाम वंडर वाल्स इक्वेशन। तो स्टार्ट कर लेते हैं वॉल्यूम करेक्शन। समझो वॉल्यूम करेक्शन, हमारे पास इक्वेशन यही है, PV इक्वल टू nRT। इसी में हमें कुछ करेक्शंस करनी है। नंबर फर्स्ट करेक्शन क्या है, वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन समझ लेना बेटा। देखो आइडियल गैस की अगर बात कर लेंगे, आइडियल गैस की अगर बात कर लेंगे, वहां पे क्या था, आइडियल गैसेस क्या थे, पॉइंट मासेस, ऐसे पॉइंट मासेस। तो अगर हम इसको कंप्रेस कर लेंगे, ये तो मॉलिक्यूल्स इस कोने में आएंगे, इसीलिए KTG ने एज्यूम किया था ये वॉल्यूम इसके कंपैरिजन में, जब हम इसको कंप्रेस कर लेंगे सारे मॉलिक्यूल्स इस कोने में आएंगे ऐसे, इसीलिए KTG ने एज्यूम किया था ये वॉल्यूम इसके कंपैरिजन में हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो दैट इज वाई यहां पे हमने लिखा था आइडियल गैस के केस में वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 0। इसीलिए हमने तब ये लिया था वॉल्यूम ऑफ गैस वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर। जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही हमने लिया था वॉल्यूम ऑफ गैस का, मॉलिक्यूल का, सॉरी यहां पे गैस नहीं, यहां पे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हमने KTG के अकॉर्डिंग वो 0 मान लिया था। तो अगर ये 0 है तो हम कंसिडर कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर। बट अगर हम रियल गैस की बात कर लेंगे, रियल गैस की बात अगर हम कर लेंगे, समझ लेना बेटा, रियल गैसेस क्या होती है, रिजिड स्फीयर्स। क्या होती है, रिजिड स्फीयर्स, ऐसे रिजिड स्फीयर्स, ये पॉइंट मासेस नहीं होते, ये रिजिड स्फीयर्स होते हैं। अगर मैं इसको कंप्रेस कर लूं तो ये ऐसे आएंगे ना, ऐसे आएंगे रिजिड मॉलिक्यूल्स ऐसे। तो क्या हम इसको अब इग्नोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, तो इसके कंपैरिजन में हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो रियल गैस के केस में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस वो बराबर नहीं होता है किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। क्योंकि मैंने आपको बोला था एक बार स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या थी, अवेलेबल स्पेस इन विच गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली। अब अवेलेबल स्पेस इतनी ही है ना अवेलेबल स्पेस, टोटल कंटेनर का वॉल्यूम सारा था ये, क्योंकि अब तो इसमें आपको इतना माइनस करना है, तो अवेलेबल स्पेस इतनी ही बन गई ना। तो वही मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ गैस वो किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर नहीं होगा। अब वॉल्यूम ऑफ रियलिटी में वॉल्यूम ऑफ गैस किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का वॉल्यूम ऑफ, ये रियलिटी में ये खेल चल रहा है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस दिस पार्ट, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यही करेक्शन है, यही करेक्शन आइडियल गैस इक्वेशन में जो ये V है इसको रॉन्गली पुट किया गया था, इसको एज सच कंसिडर किया था वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जबकि रियलिटी में गैस मॉलिक्यूल्स रिजिड स्फीयर्स होते हैं।
तो उनका वॉल्यूम हम टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस की डेफिनेशन है अवेलेबल स्पेस, जिस स्पेस में वो फ्रीली मूव करेंगे, तो वो तो अब इतनी ही है। तो अगर हम कंटेनर में इस पार्ट को माइनस कर लेंगे, वही बन गया अवेलेबल स्पेस, मतलब अब गैस का वॉल्यूम ये रहा। तो वही मैंने वो लिखा यहां पे, रियलिटी में वॉल्यूम ऑफ गैस किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम। तो अगर हम यही करेक्शन है किसकी? वॉल्यूम की करेक्शन यही है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये नोट कर लेना ये चीजें। देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या मैंने सब्ट्रैक्ट किया, इसको हम बोलते हैं इस गैसियस मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, मतलब सपोज कर लो आपके पास एक मॉलिक्यूल ये है, इसका वॉल्यूम जो ये है, इसका वॉल्यूम ये होगा ना, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। एक गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। बेटा समझ लेना अच्छे से, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो ये जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम मैंने कंटेनर के वॉल्यूम से माइनस किया, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड। जो आपने एक्सक्लूड किया, बाहर किया, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। या और एक नाम है को वॉल्यूम भी, को वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया खुद कंटेनर में, उसको हमने क्या बोला? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम। इसको हम डिनोट करते हैं इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को बी से। किससे? बी से। इस इक्वेशन में जो ये वी है आइडियल गैस इक्वेशन में, वो कंटेनर का वॉल्यूम था। अब रियलिटी में क्या देखा आपने? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वहां से निकाल दो, आपको गैस की वॉल्यूम निकलेगी। तो करेक्शन क्या आएगी? P। अब वॉल्यूम में करेक्शन क्या आएगी? इनटू V, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वो तो आप एज सच वही मान लो, क्योंकि यहां पे हमने कंटेनर का वॉल्यूम ही रखा था, माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जिसको हमने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम नाम दिया। मतलब ये आपको बाहर करना है, ये वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना है, तो B। तो ये है प्रेशर करेक्शन, किसके बराबर थी? nRT के बराबर। ये है सॉरी वॉल्यूम करेक्शन। बी का क्या मतलब है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम, जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम, वही है बी के बराबर। अब आप देखो, ये 1 मोल के लिए है, फॉर 1 मोल। अगर हमारे पास n मोल्स है, फॉर n मोल्स, n मोल्स के लिए क्या होगा? एक मॉलिक्यूल का, ये जो B है, B का मतलब एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। सिंपली ये मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है। अगर आपके पास n मोल्स है तो उसमें क्या होंगे? एक का वॉल्यूम ये रहा B। अब अगर n मोल्स है तो साथ में n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि उतना तो बाहर जाएगा। तो n मोल्स के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? P इंटू V माइनस NB इक्वल टू nRT। यहां पे भी खाली सॉरी यहां पे भी RT लिखो 1 मोल के लिए। अब अगर n मोल्स है तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इनटू पे कर लो किसके? n से, वो आएगा n मोल्स का वॉल्यूम, जो उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है कंटेनर के वॉल्यूम से। तो ये हुई क्या? वॉल्यूम करेक्शन। अब समझो, समझ लेना बेटा, ये आप नोट कर लो, P इंटू V माइनस NB इक्वल टू nRT। अब थोड़ी बहुत B की बात कर लेंगे। B समझो, B जो है, सपोज कर लो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। क्या इससे ज्यादा क्लोज आ सकते हैं ये? मतलब ये मैक्सिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस, मतलब इससे आगे क्लोज नहीं आ सकते। अब इसका मान लो
यहां से यहां तक ये r रेडियस, यहां से इस गैस मॉलिक्यूल का r रेडियस। b को मैंने क्या बोला था, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। चलो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का बेटर टर्म वही है जिसको आपने एक्सक्लूड किया, या को वॉल्यूम। समझो बात को, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इससे आगे और क्लोज नहीं आ सकते। यहां पे जब मैंने इनको टच किया, इससे आगे और क्लोज नहीं आ सकते। देखो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, वो हो गया मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। सॉरी यहां पे मैंने गलत बोला था, इससे पहले मॉलिक्यूलर वॉल्यूम बी को नहीं बोलते, इसको बोलते एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। मतलब सारे गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं बी, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जिसको आपने यहां से सब्ट्रैक्ट किया इस वॉल्यूम से। देखो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, ये जो है ये क्या है, एक स्फीयर, इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो आपने क्लास 10th में, सॉरी ये आपने क्लास 10th में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पढ़ा होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, देखो यहां पे इतना वॉल्यूम एक्सक्लूड करना है आपको। अगर मैं इन दो मॉलिक्यूल्स का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकालूं, वॉल्यूम एक्सक्लूडेड इन दो मॉलिक्यूल्स का, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ऐसे ही मतलब यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस है, और यहां से ये भी तो आर ही होगा, यहां से यहां तक आर ही होगा। क्या होगा 4/3 पाई इंटू आर की जगह क्या लिखेंगे, 2 का इतनी डिस्टेंस 2r का क्यूब होगा, 2r का क्यूब। तो क्या बनेगा ये ऐसे, 2 क्यूब का मतलब 8, ऐसे लिखेंगे ना, 8 इंटू पे क्या लिखेंगे, बाकी वही 4/3 पाई आर क्यूब। ये दो मॉलिक्यूल्स का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अगर मैं एक मॉलिक्यूल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकालूं, वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन मॉलिक्यूल या ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ये 2 का है, एक के लिए इसको 2 से डिवाइड होगा, 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। एक के लिए 2 से डिवाइड होगा, 2 1 4, तो किसके बराबर है 4 इंटू पे क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देख लो ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, पहले बोला था एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हम उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो सिंपली लिख सकते हैं 4 टाइम्स मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो B किसके बराबर है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो B जो है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक मॉलिक्यूल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम किसके बराबर, अब ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है ना एक मॉलिक्यूल का, वो में हम B से डिनोट करते हैं। तो एक मॉलिक्यूल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम किसके बराबर है, 4 टाइम्स मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, 4 टाइम्स जितना एक मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई किया वॉल्यूम, उसका 4 से मल्टीप्लाई कर लो, वही उस मॉलिक्यूल का क्या बन गया, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम, को वॉल्यूम। अब समझो अगर मेरे पास n मोल्स होंगे, n के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होगा, n मोल्स के लिए, एक के लिए ये है, n के लिए क्या होगा, B इक्वल टू 4 इंटू n नंबर ऑफ मोल्स इंटू पे क्या लिखेंगे 4/3, ये मॉलिक्यूलर वॉल्यूम किसके बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये n मोल्स के लिए बनेगा, एक मॉलिक्यूल के लिए ये रहा, n मोल्स के लिए ये रहा। अब n आपको पता ही है, एक मोल में कितने पार्टिकल्स है,
Na एवोगैड्रो नंबर अगर 10 मोल्स है तो क्या कर लेंगे, 10 मोल्स का क्या निकलेगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, एक मालिक एक मोल में पार्टिकल, इंटू पे 10 मोल्स है, इंटू पे 10 और साथ में ये, राइट। तो इस इक्वेशन से आप R की वैल्यू भी निकाल सकते हो ना। R मतलब रेडियस ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो इस इक्वेशन से आप या इस इक्वेशन से आप रेडियस ऑफ वन मॉलिक्यूल निकाल सकते हो अगर आपको उस एक गैस मॉलिक्यूल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मालूम है। अगर B का वैल्यू मालूम है तो आप R की वैल्यू निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, जो ये B है, आप इसको नोट कर लो, जो ये B है ये किसके बराबर होता है, 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। ये है मॉलिक्यूल, इसका एक्चुअल वॉल्यूम इतना है, इतना इसके वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, तो इसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, 4 टाइम्स एक्चुअल वॉल्यूम। 4 टाइम्स एक्चुअल वॉल्यूम का मतलब मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, 4 टाइम्स एक्चुअल वॉल्यूम, राइट। तो ये थी कुछ क्या, वॉल्यूम करेक्शन। अब थोड़ी बहुत B की बात कर लेंगे। B को हम बोलते हैं, समझो बात को, B को हम बोलते हैं वंडर वाल्स कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम। वंडर वाल्स कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम, B को हम क्या बोलते हैं, वंडर वाल्स कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम B। देखो बात को समझो, B हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस हुई है, P इंटू वी माइनस एन बी, एन मोल्स के लिए इक्वल टू nRT, जब हमने वॉल्यूम करेक्शन इसमें की आइडियल गैस इक्वेशन में। बात समझ लेना बेटा। देखो B वंडर वाल्स कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम, या सिंपली वंडर वाल्स कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम करेक्शन, या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम B, या को वॉल्यूम B, एक नाम दो, हर एक का एक ही मतलब है। अब इसका यूनिट हम देख लेंगे, B का यूनिट क्या हो सकता है। देखो अभी हमने किया था, ये किया था वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस किसके बराबर आया था, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये आया था ना एन मोल्स के लिए, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जो आपने इग्नोर किया था, मतलब जो आपने माइनस किया था मेन वॉल्यूम से, कंटेनर के वॉल्यूम से। अब बात समझ लेना बेटा। देखो आपने डायमेंशंस पढ़े होंगे क्लास 11th में ही, फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तब आपने एक रूल ये पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसका क्या मतलब था, सेम क्वांटिटीज आर एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब अगर ये वॉल्यूम है, ये भी क्या है, वॉल्यूम है ना। डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग, अगर ये वॉल्यूम है तो इसके साथ में सब्ट्रैक्टिव भी होगा वॉल्यूम ही, या अगर ये वॉल्यूम है इसके एडिशन में भी वॉल्यूम ही आएगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये किसके बराबर, ये वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम ही है, तो NB के बराबर होगा ना। तो सिंपली NB किसके बराबर होगा, वॉल्यूम के बराबर। तो B किसके बराबर आएगा, V/N। तो यूनिट क्या आएगा, B। वॉल्यूम को हम लीटर में लेते हैं और N को मोल्स में, लीटर पर मोल। इंपॉर्टेंट यूनिट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही आते हैं, लीटर पर मोल। अगर SI यूनिट की बात कर लेंगे, SI यूनिट, B का यूनिट क्या आएगा, लीटर का वॉल्यूम, लीटर मतलब वॉल्यूम का SI यूनिट क्या है, वॉल्यूम है ना। ये वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट, मतलब ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर। तो इसके साथ क्या आएगा, मीटर क्यूब लिखेंगे ना इसकी जगह, मीटर क्यूब पर मोल, ये SI यूनिट है। B का ये SI यूनिट है, मीटर क्यूब पर मोल, राइट। कोई भी यूनिट आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, B लीटर पर मोल, या SI यूनिट में मीटर क्यूब पर मोल, राइट। अब इसकी सिग्निफिकेंस समझ लेना, वो इंपॉर्टेंट है। अब इस कांस्टेंट B की, जो कांस्टेंट B था क्या, वंडर वाल्स कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम करेक्शन या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, अब उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, समझ ले बेटा।
बी की सिग्निफिकेंस, एक तो यूनिट ये याद रख लो कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए, बी की सिग्निफिकेंस। देखो बी क्या था, बी क्या था, हाँ बताइए, बी एक्चुअल में क्या था, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा क्या उसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ज्यादा होगा, अगर मॉलिक्यूल का साइज छोटा होगा उसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी छोटा ही होगा, होगा ना। तो जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा उतना उसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी ज्यादा, जितना छोटे साइज का मॉलिक्यूल होगा उतना उसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कम होगा। तो कहने का मतलब साफ साफ ये है, बी इज ए मेजर ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, देखेंगे ना, बी इज ए मेजर ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही है ना मतलब, B इज ए मेजर ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितना B का वैल्यू ज्यादा होगा उसका उतना साइज बड़ा होगा, जितना B का वैल्यू छोटा होगा उतना उसका साइज भी छोटा होगा। तो ऐसे लिखेंगे B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा बात समझ लेना, वही है सबका मतलब। देखो अगर B का वैल्यू बड़ा है तो मतलब उस मॉलिक्यूल का साइज उतना ज्यादा होगा, तो आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना है। अगर B का वैल्यू कम है इसका मतलब उस मॉलिक्यूल का साइज छोटा होगा, तो आपको कम ही वॉल्यूम इस V में से सब्ट्रैक्ट करना है। वही मैंने लिखा, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे बताइए इनको B का ऑर्डर है। मान लो हमारे पास है नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान। आप मुझे बताइए इनको आप अरेंज कर लो B के ऑर्डर में, B एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के ऑर्डर में अरेंज कर लो। देखो यहां देखो, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा उसका उतना B का वैल्यू ज्यादा। तो एक ही ग्रुप के है, जब आप यहां से यहां जाओ साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मतलब सबसे बड़ा साइज A होगा। इसका मतलब अगर ये सबसे बड़े साइज का है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, इसका साइज सबसे बड़ा है, अगर इसका साइज सबसे बड़ा है तो इसका B का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो क्या आएगा B का ऑर्डर, ज़ेनान ग्रेटर देन क्रिप्टॉन ग्रेटर देन आर्गन ग्रेटर देन नियॉन ग्रेटर देन हीलियम। या एक और क्वेश्चन, हमारे पास नोबल गैसेस, सॉरी वो हालोजन गैसेस, ऐसे F2 Cl2 Br2 I2, इनको आप अरेंज करो B के ऑर्डर में। देखो ये एक ही ग्रुप के है, डाउन द ग्रुप फिर से साइज इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे बड़े साइज का ये होगा। अगर ये सबसे बड़े साइज का है तो इसका साइज B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ मॉलिक्यूल, तो अगर ये सबसे बड़े साइज का है तो इसका B का सबसे वैल्यू ज्यादा होगा। तो B का ऑर्डर क्या आएगा, ये सबसे ज्यादा इसका, सबसे लीस्ट इसका। या अगर हमारे पास सपोज कर लो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, समझो ये हमारे पास मीथेन गैस है, इथेन गैस है, इनमें से बताओ B का साइज, B का ऑर्डर, ये भी गैस ये भी गैस, तो सबसे बड़े साइज का ये है तो इसका B का वैल्यू ज्यादा होगा। चलो और एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं आइसोमर के रिलेटेड। सपोज कर लो हमारे पास ये है दूसरा मॉलिक्यूल, यहां पे लिख रहा हूं, ये एक बार आया था क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये देखो दो कंपाउंड्स, ये क्या है ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, ये क्या है 2 मिथाइल प्रोपेन, यहां जिसको आपने आइसोब्यूटेन भी बोल सकते हो, आइसोमर्स। देखो 1 2 3 4 कार्बन 4, हाइड्रोजन कितने 3 5 7 10,
C4H10 इसकी फार्मूला है। यहां देखो 1 2 3 4 C4 हाइड्रोजन 3 3 9 10 तो H10, तो दोनों की सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10 C4H10। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो ये दो कंपाउंड्स क्या है, आइसोमर्स। हमेशा याद रखो, नोट में डाल देना। ये क्या है, स्ट्रेट चेन, ये क्या है, ब्रांचेड चेन। जो स्ट्रेट चेन होती है, एक बार नीट में आया था, स्ट्रेट चेन आइसोमर्स have always be greater than branched chain isomers। ये पॉइंट नोट में डाल देना, ब्रांचेड चेन आइसोमर्स। क्या मैंने बोला, अगर आइसोमर्स है आपके पास दो कंपाउंड्स आइसोमर्स, अगर आपको कंपेयर करना है बी, जो स्ट्रेट चेन आइसोमर्स होते हैं उनका बी ज्यादा होता है ब्रांचेड चेन आइसोमर्स से। देखो ये इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ये तो इतना ही ऑक्यूपाई कर लेगा। तो याद रखो, नोट में डाल देना, स्ट्रेट चेन आइसोमर्स का बी ऑलवेज ग्रेटर देन किन से होता है, ब्रांचेड चेन आइसोमर्स। अब आप डिसाइड कर लो किसका बी ज्यादा होगा, ये स्ट्रेट चेन आइसोमर, ये ब्रांचेड चेन आइसोमर, तो इसका बी ज्यादा होगा उससे, राइट। तो ये नोट कर लो सारी चीजें। अब हम सेकंड करेक्शन, प्रेशर करेक्शन पे जाएंगे। ये हमने किया तो इक्वेशन क्या बनी, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम करेक्शन, P इंटू V माइनस NB। अब हम इसको भी करेक्ट कर लेंगे, बाद में दोनों को इसमें इंसर्ट कर लेंगे तो हमारे पास रियल गैस इक्वेशन आएगी। फिलहाल हमने खाली वॉल्यूम करेक्शन की। देखो हमारे पास इक्वेशन है यही PV इक्वल टू nRT। ये कब, वॉल्यूम अब छोड़ दो, वॉल्यूम का कंसेप्ट क्लियर हुआ, अब प्रेशर पे आओ। ये कब हम लेते हैं, जब नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है फिर तो प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो फिर तो हम डायरेक्ट लेंगे जो वो गैसेस मॉलिक्यूल्स कंटेनर में प्रेशर ऑपरेट कर लेंगे, वही हम यहां पे पुट करते हैं। बट अगर हम रियलिटी पे अब आएंगे, रियलिटी में क्या है, रियल गैसेस के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर दियर। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे, क्या उनसे, समझो ये हमने यहां पे P आइडियल लिया, P आइडियल, समझो बात को। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है फिर तो हम डायरेक्टली लेते, जो मॉलिक्यूल आ गया कंटेनर के वॉल पे हिट किया वो हमने कंसिडर किया प्रेशर ऑफ गैस। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मॉलिक्यूल्स क्या कर लेंगे, आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे ना। अगर मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे, क्या उससे इफेक्ट प्रेशर होगा, उससे इफेक्ट प्रेशर होगा। ऐसे समझो, ये मान लो वॉल कंटेनर का, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी। सपोज ये गया यहाँ पे अट्रैक्ट किया, तो मैं यहाँ बाहर था एज ऑब्जर्वर, मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ये आ गया यहाँ पे स्ट्राइक किया, फोर्स पर यूनिट ऑपरेट, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑपरेट हुआ, तो वही मैंने कंसिडर किया प्रेशर ऑफ गैस। अब देखो क्या इस मॉलिक्यूल को अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं थे तब मैंने ये कंसिडर किया था, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इस मॉलिक्यूल को ये अट्रैक्ट कर लेंगे, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या इसकी वजह से इसको क्या इनवर्ड ड्रैग मिल रहा है पीछे की तरफ। तो कहने का मतलब ये है, जिस फोर्स से या जिस स्पीड से हम एक्सपेक्ट करते थे ये यहां पे स्ट्राइक कर लेगा, अब इनवर्ड ड्रैग या इनवर्ड पुल की वजह से उस स्पीड के साथ अब ये नहीं जाएगा, राइट। यही इंपॉर्टेंट है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये इस स्पीड से जाएगा, यहां पे स्ट्राइक कर ले, बट
वो कब? जब अट्रैक्शन नहीं थी। अगर रियलिटी में जाएंगे, रियलिटी में अट्रैक्शंस आर देयर, तो इसको क्या मिलेगा? इनवर्ड बैकवर्ड पुल, पीछे की तरफ पुल मिलेगा। ये अट्रैक्ट मॉलिक्यूल कर लेगा, यहां पर भी ये अट्रैक्ट करेगा, यहां पर भी, या यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। तो जिस स्पीड से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसको आगे जाना है, उस स्पीड से ये नहीं जाएगा। क्या प्रेशर ये जो यहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या वो प्रेशर इफेक्ट होगा? ऑब्वियसली होगा, होगा ना, क्योंकि बात समझ लेना बेटा, जब ये यहां पे अट्रैक्शन नहीं थी तो आ गया, तेज से अट्रैक्ट किया, स्ट्राइक किया यहां पे, अब इसको अट्रैक्ट हो यहां से हो रहा है तो अभी आराम से जाएंगे, तो मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया भी डिक्रीज होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया भी डिक्रीज होगा। तो कहने का मतलब ये जो आइडियल प्रेशर है हमने गलती से इसको ज्यादा रखा है, जबकि ऑब्जर्व यहां पे कर लो, ऑब्जर्व प्रेशर क्या होगा? कम होगा, होगा ना, क्योंकि हमने खाली एक्सटर्नल प्रेशर को कंसिडर किया था, जबकि ये इसके साथ भी स्ट्राइक कर लेगा, ये इसके साथ स्ट्राइक कर लेगा अट्रैक्शन की वजह से, उसके थ्रू क्या होगा? और एक प्रेशर ऑपरेट होगा, इंटरनल प्रेशर। हमने खाली इसमें क्या रखा था? एक्सटर्नल प्रेशर। जब हमने ये कंसिडर किया था, ये अट्रैक्ट नहीं करते, जब ये अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये रियलिटी में अट्रैक्ट करते हैं, उससे क्या होगा? इस मॉलिक्यूल को इनवर्ड पुल मिलेगा या बैकवर्ड पुल, उसकी वजह से इसकी स्पीड कम होगी, तो एक्सटर्नल प्रेशर भी डिक्रीज होगा, होगा ना। तो साफ साफ ये है, हमने इनको कंसिडर नहीं किया था, तो दैट मीन्स हमने इस प्रेशर को गलती से रॉन्गली पुट किया था, ये बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। जब रियलिटी में क्या होगा? ये ऑब्जर्वर, तो अब तो यहां पर भी बैकवर्ड पुल मिल रहा है, तो ये जिस फोर्स से इसको जाना था वो कम हुआ, तो रियलिटी में क्या है? ये जो ऑब्जर्वर प्रेशर है ये ज्यादा हुआ था, मतलब ऑब्जर्वर प्रेशर से कम। समझो बात को। पी आइडियल क्या ऐसे लिखेंगे? पी आइडियल अब बराबर होगा, ये ज्यादा है ना, पी ऑब्जर्व्ड, बेटा समझ लेना, ये ऑब्जर्व किया है प्लस पी डैश मान लीजिए, समझ लो। ये क्या है? ये मैंने गलती से ज्यादा पुट किया था, क्योंकि मैंने ये ड्रैग कंसिडर नहीं किया था, बैकवर्ड ड्रैग, इनवर्ड पुल, तो वो मैंने कंसिडर नहीं किया था, फिर मैंने सीधे लिया था प्रेशर अब गैस। अब चूंकि मैं आपको यही से बोल रहा हूं, इसको यहां से इनवर्ड ड्रैग मिलेगा पीछे की तरफ, तो जिस स्पीड से इसको यहां जाना था उस स्पीड से नहीं जाएगा, तो रियलिटी में जो ये प्रेशर है ये ज्यादा है। तो अगर मैं जो ऑब्जर्व मतलब अब यहां पर भी बैकवर्ड ड्रैग मिल गया, तो अब आ गया आराम से। रियलिटी में तो कम प्रेशर है, ऑब्जर्व्ड प्रेशर कम, ऑब्जर्व्ड प्रेशर कम। अगर मैं कुछ ऑब्जर्व्ड प्रेशर में कुछ प्रेशर ऐड कर लूं, तब तो बनेगा ना किसके बराबर? आइडियल प्रेशर, क्योंकि आइडियल प्रेशर बहुत ज्यादा था, ये कंसिडर नहीं किया था तब। तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर कम है, अगर मैं उस ऑब्जर्व्ड प्रेशर में कुछ ऐड कर लूं तो तब बनेगा बराबर, वो किसके बराबर? आइडियल गैस प्रेशर के बराबर। तो यही है करेक्शन, ये है प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन, या एक्चुअल में ये इनवर्ड पुल भी है, इनवर्ड पुल। अगर मुझे इनवर्ड पुल मिला तो ऑलरेडी मुझे मालूम होगा ऑब्जर्वर प्रेशर क्या है, क्योंकि मैंने खुद किया प्रैक्टिकली, ऑब्जर्वर का तो प्रैक्टिकली मेजर करना, तो इन दो को सम कर लो, वही आएगा आइडियल प्रेशर। तो मैं यहाँ पे यहाँ टोटल लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? पी आइडियल की जगह क्या लिखेंगे? पी ऑब्जर्व्ड प्लस पी डैश, मतलब प्रेशर करेक्शन, इनवर्ड पुल। अब ये इनवर्ड पुल जो है ये किस पे डिपेंड करता है? इनवर्ड पुल मतलब आई मीन पी डैश, समझ लो बेटा। पी डैश ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो इनवर्ड पुल पी डैश, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया पी डैश से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जितने अंदर मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा होंगे, क्या उतना इनवर्ड पुल ज्यादा होगा? होगा ऑब्वियसली। तो अगर इनवर्ड पुल ज्यादा होगा तो पी ऑब्जर्व्ड भी कम होगा। तो मतलब आपको पी ऑब्जर्व में बहुत कुछ ऐड करना है, तब वो आइडियल के बराबर बनेगा, आइडियल प्रेशर के बराबर। तो समझो बात को, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी को
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब कहीं ना कहीं डेंसिटी, तो ऐसे लिखेंगे ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम n/v लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम n/v लिखेंगे। तो P डैश किसके प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सेकंड एक फैक्टर ये है, क्या बोला, जो इनवर्ड पुल है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब दूसरा देखो, जो ये इनवर्ड पुल होता है ये और एक फैक्टर पे डिपेंड करता है जिसको हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टिंग सच मॉलिक्यूल्स। देखो आल्सो इनवर्ड पुल, समझो ले बात मैं लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा। इनवर्ड पुल आल्सो डिपेंड्स अपॉन टोटल number of molecules. Inward pull also depends upon total number of molecules. Inward pull also depends upon total number of molecules which are about to strike the wall. Which are about, inward pull क्या लिखा, सही लिखा, inward pull also depends upon the number of total number of molecules which are attracting, which are attracting, attracting such molecules। बात समझ लेना। देखो बेटा इंपॉर्टेंट है ये, एक मैंने क्या बोला, इनवर्ड पुल, जो बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड पुल, इनवर्ड ड्रैग वो मिल रहा था। एक तो वो डिपेंड करेगा किस पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कितने पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल, अगर ज्यादा होंगे तो इनवर्ड ड्रैग ज्यादा होगा, वही मैंने लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा फैक्टर वही इनवर्ड पुल किस पे डिपेंड करता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर अट्रैक्टिंग सच मॉलिक्यूल। ऐसे समझो ये मॉलिक्यूल है, अगर यहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे जो इसको अट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, अगर यहां पे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स है जो इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे पीछे की तरफ, क्या उससे क्या होगा, इनवर्ड पुल ज्यादा होगा। अगर इनवर्ड पुल ज्यादा होगा, समझो प्रेशर ऑफ गैस किसके बराबर माना था, P ऑब्जर्वर्ड प्लस P डैश इनवर्ड पुल। अगर यहां पे ये बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं पीछे की तरफ, तो मतलब ये ज्यादा हुआ, उससे क्या होगा, ऑब्जर्वर प्रेशर में बहुत ज्यादा आपको ऐड करना है तो प्रेशर ऑफ गैस आइडियल गैस के बराबर बनेगा। तो मतलब अगर ये ज्यादा है तो ये छोटा होगा, है ना, अगर ये छोटा है तो मतलब आपको बहुत ज्यादा उसमें ऐड करना है, तब वो आइडियल गैस के प्रेशर के बराबर बनेगा। वही मैंने लिखा है यहाँ पे, इनवर्ड पुल आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, अगर यहाँ पे बहुत सारे हैं, वो उनमें से अगर यहाँ पे 100 है, समझो 100, अगर यहाँ पे 100 में से इसको कितने अट्रैक्ट कर रहे हैं पीछे की तरफ, वही है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टिंग सच मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को कितने पीछे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो राइट, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको मैंने इनवर्ड पुल को मैंने P डैश से रिप्रेजेंट किया, समझो। इनवर्ड पुल आल्सो डिपेंड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब n लिखेंगे ना, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। अट्रैक्टिंग सच मॉलिक्यूल, अट्रैक्टिंग, अब ये कितने हैं जो इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो क्या ये भी एक वॉल्यूम में ही होंगे ना, ये मॉलिक्यूल जो इसको अट्रैक्ट पीछे की तरफ कर रहे हैं ये भी एक वॉल्यूम में ही होंगे, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में होंगे, जो जिस वॉल्यूम में वो इसको अट्रैक्ट कर लेंगे। तो लिखेंगे ना फिर से वही P डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/v, राइट। तो कहने का मतलब ये है, जो इस मॉलिक्यूल को टोटल इनवर्ड फोर्स पीछे की तरफ आ रहा है, समझो, जो टोटल इनवर्ड पुल P डैश वो अब किसके प्रोपोर्शनल है, एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम n/v, n2 पे ये भी है, n2 पे ये भी है, कितने मॉलिक्यूल्स उनमें से है जो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, वही तो सेकंड फैक्टर है। क्या लिखेंगे,
n बाई वी। तो क्या आएगा, P डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n इंटू n स्क्वायर v इंटू v स्क्वायर। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो P डैश किसके बराबर आएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, A इंटू n स्क्वायर बाई v स्क्वायर। तो यही है प्रेशर करेक्शन। इंपॉर्टेंट, एक बार जेई में यही आई थी, विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रेशर करेक्शन फॉर आइडियल गैस। तो प्रेशर करेक्शन क्या है, P किसके बराबर, A n स्क्वायर बाई v स्क्वायर। इंपॉर्टेंट, जेई में एक बार यही आया था, प्रेशर करेक्शन टर्म बताइए क्या है प्रेशर करेक्शन टर्म, A n स्क्वायर बाई v स्क्वायर। अब बात को समझो, प्रेशर करेक्शन भी हमारे पास आ गई, वॉल्यूम करेक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। अगर मैं दोनों करेक्शन अब आइडियल गैस इक्वेशन में पुट कर लो तो मुझे क्या मिलेगा, रियल गैस इक्वेशन। A का मतलब, A यहां पे है वंडर वाल्स कांस्टेंट फॉर प्रेशर, लिख लेना। B क्या था, वंडर वाल्स कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम। A क्या है, वंडर वाल्स कांस्टेंट फॉर प्रेशर। देखो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, फाइनल इक्वेशन बिकम्स, समझो, P की जगह क्या लिखेंगे, जो रॉन्गली पुट किया गया था, अब उसकी जगह क्या लिखेंगे। देखो P को मैंने कंसिडर किया था P आइडियल, समझो बात को, P आइडियल किसके बराबर लिया था, P ऑब्जर्व्ड लिया था ना, P ऑब्जर्व्ड प्लस P डैश, यही लिया था। अब P की जगह क्या लिखेंगे, P ऑब्जर्व्ड, अब छोड़ दो ये है ना, P आइडियल है यहाँ पे, P आइडियल खुद किसके बराबर, ऑब्जर्व्ड प्रेशर प्लस इनवर्ड, टोटल इनवर्ड पुल। तो P ऑब्जर्व्ड को मैं P से ही रिप्रेजेंट करता हूं, प्लस P डैश इनवर्ड पुल किसके बराबर आया, AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, लिखेंगे AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया P। V मैंने अभी इससे पहले डिस्कस किया था, V किसके बराबर था, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, लिखा था ना, V माइनस NB। तो V की जगह क्या लिखेंगे, V माइनस NB इक्वल टू किसके बराबर है, nRT। यही है वो फेमस इक्वेशन जिसका नाम है वंडर वाल्स रियल गैस इक्वेशन, वंडर वाल्स रियल गैस इक्वेशन। यही है वो जिसका, जो हमारा टॉपिक था, रियल गैस इक्वेशन, वंडर वाल्स रियल गैस इक्वेशन। मतलब ये रियल गैस पे वैलिड है, इवन आइडियल गैस पर भी ये वैलिड है, हर एक कंडीशन पे, हर एक टेम्परेचर और हर एक प्रेशर पे। ये रियल गैस पे भी वैलिड है, हर एक कंडीशन और हर एक प्रेशर पे। तो मैंने जो रॉन्गली पुट किया था इसमें प्रेशर, उसको मैंने करेक्ट किया, ये करेक्शन रही। जो वॉल्यूम इसमें रॉन्गली पुट किया था, क्योंकि वॉल्यूम 0 कंसिडर किया था KTG ने, उसको मैंने करेक्ट किया, तो ये आ गया। जब मैंने दोनों करेक्शंस इंसर्ट किए किसमें, आइडियल गैस इक्वेशन में, तो मेरे पास रियल गैस इक्वेशन आ गई। याद रख लो, P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस NB किसके बराबर, nRT। ये क्या है, ये टर्म, ये क्या है, प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन टर्म, ये क्या है, ये वॉल्यूम करेक्शन, ये वॉल्यूम करेक्शन, ये प्रेशर करेक्शन। इसमें सिंपल था P, अब ये ऐड हुई प्रेशर करेक्शन। इसमें सिंपल था V, अब इसमें ये ऐड हुई वॉल्यूम करेक्शन, राइट। ये है रियल गैस इक्वेशन, इसको नोट कर लो आप। B की हमने बात की है, अब A की बात कर लेंगे। A की बात, A की बात देखो, A क्या है, B था वंडर वाल्स कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम, A क्या है, वंडर वाल्स कांस्टेंट फॉर प्रेशर, ये है ना। अब इसकी बात कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, जो यहां से डिस्कशन जाएगा वो इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आए हुए उससे हुई। पहले इसकी यूनिट की बात कर लेंगे।
बाद में सिग्निफिकेंस पे जाएंगे, यूनिट की बात समझो। देखो हमारे पास प्रेशर किसके बराबर आया था, ऑब्जर्व्ड प्रेशर P ऑब्जर्व्ड प्लस P इंटरनल या P इनवर्ड, जिसको मैंने P डैश से रिप्रेजेंट किया था, वो आया था AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, यही आया था, इससे पहले ये किया था। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर ये प्रेशर है तो इसके साथ प्रेशर ही ऐड होगा, तो मतलब ये भी प्रेशर ही होगा ना। तो डायमेंशनल एनालिसिस होमोजेनिटी प्रिंसिपल के बराबर ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, क्योंकि सेम क्वांटिटीज आर एडेड एज वेल एज सब्ट्रैक्टेड, तो ये इसके बराबर होगा होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो डायमेंशनल एनालिसिस के बराबर ये इसके बराबर होगा, तो AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर किसके बराबर होगा, प्रेशर के बराबर होगा ना। अब मुझे A का यूनिट निकालना है, A किसके बराबर आएगा, ये इसके साथ मल्टीपल जाएगा P V स्क्वायर, नीचे N जाएगा डिवाइड N स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो, सॉरी यूनिट पुट कर लो, P का ATM, V का लीटर वो स्क्वायर में आएगा, नंबर ऑफ N का मतलब मोल्स, तो उसका स्क्वायर मोल स्क्वायर, तो क्या आएगा ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर आएगा। ये है A का यूनिट, राइट, इतना क्लियर, याद रखो इसको, ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर इंपॉर्टेंट यूनिट है। B का यूनिट और A का यूनिट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज सच आते हैं, बताइए वंडर वाल्स कांस्टेंट्स A एंड B उनका यूनिट क्या है। B का हमने किया, A का ये आ गया ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसा यूनिट की अगर बात कर लेंगे A की, उसका हमने ऐसा यूनिट में किया था B का, देखो यहां से प्रेशर का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका वॉल्यूम का मतलब लेंथ ब्रेडथ हाइट, मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो क्या लिखेंगे मीटर क्यूब, राइट। नीचे क्या है, मोल का ऐसा यूनिट मोल ही है, नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल स्क्वायर, समझो। A मतलब लिखो एरिया को क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर लिखेंगे ना, मीटर स्क्वायर, राइट, मीटर स्क्वायर। फोर्स पर यूनिट एरिया, उसका क्या आएगा, यह आएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स मतलब बाय मीटर स्क्वायर, इंटू पे है V का स्क्वायर, V का स्क्वायर, V का वॉल्यूम क्या है, V का यूनिट ऐसा यूनिट V मतलब वॉल्यूम मतलब मीटर इंटू पे मीटर, तो वो आएगा मीटर क्यूब, और इसका अपना स्क्वायर है, इसका भी तो अपना स्क्वायर आएगा। चलो यहां पे समझाएंगे, समझो बात को। देखो यूनिट, एक यूनिट ये याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो A इक्वल टू PV स्क्वायर बाई N स्क्वायर, P किसके बराबर, फोर्स, सॉरी P प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, F बाई A इंटू पे V मतलब वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट, मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब, अपना है ना स्क्वायर, तो ये आएगा इसे। नीचे मोल का यूनिट मोल ही है, ऐसा यूनिट मोल स्क्वायर। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट किसके बराबर है, मीटर स्क्वायर के बराबर, इंटू पे क्या है मीटर, 3 इंटू 2 6, एक ही बेस पे दो पावर तो मल्टीपल में जाएंगे 6, नीचे मोल स्क्वायर। देखो यहां से दो कट होंगे तो क्या आएगा, न्यूटन 6 में से 2 गए, बचे कितने, मीटर पावर 4, राइट। अब नीचे क्या है, मोल स्क्वायर, वो आ गया पर मोल स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर मोल स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या है A का, न्यूटन मीटर पावर 4 पर मोल स्क्वायर, जनरल यूनिट ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। अब इसकी सिग्निफिकेंस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सिग्निफिकेंस ऑफ ए। देखो हमारी करेक्शन ये है, P किसके बराबर, P ऑब्जर्व्ड प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर। इसकी सिग्निफिकेंस ये इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ ए, देखो अगर ये P इसके बराबर होता फिर तो वही है। अब नई टर्म किससे ऐड हुई, ये नई टर्म प्रेशर करेक्शन, इसमें क्या आ गया, ये AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर। ये जो करेक्शन टर्म ऐड हुई ये किसके थ्रू हुई, क्या ये इसके थ्रू हुई, हुई क्या, अट्रैक्टिव फोर्स। जब हमने अट्रैक्टिव फोर्स कंसिडर नहीं किए थे आइडियल गैस के इक्वेशन, सॉरी KTG के अकॉर्डिंग, तब डायरेक्ट P किसके बराबर था, आइडियल प्रेशर किसके बराबर, ऑब्जर्व्ड प्रेशर के बराबर। अब जब हमने इन फोर्सेस को कंसिडरेशन में लिया तब तो ये टर्म आ गई, मतलब ये टर्म किसके थ्रू आ गई, अट्रैक्टिव फोर्स को जब हमने अंडर कंसिडरेशन लिया। तो ये जो A है, A ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, बात समझो बेटा, जितना ये इनवर्ड फोर्स था ना, ये जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा अट्रैक्टिव फोर्स का, मतलब उतना इनवर्ड पुल ज्यादा होगा। जितना ज्यादा इनवर्ड पुल होगा तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी ना, इसको मैंने P' से रिप्रेजेंट किया था, तो ये तो ज्यादा होगी। तो इसीलिए मैंने बोला A का मतलब ये दे रहा है कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। जितने ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच में उनका जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना इनवर्ड पुल ज्यादा होगा, तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी। तो वही लिखा, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। तो ऐसे लिखेंगे, A जितना ज्यादा उतने इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो गया क्या, वही तो है डायरेक्ट रिलेशन। तो कहने का मतलब ये है, ये जो वैल्यू है OA का, ये क्या करता है, एक आइडिया देता है अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो A क्या दे रहा है रियलिटी में, आइडिया देता है जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में कितना अट्रैक्टिव फोर्स है। जितना उनका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा उतना ये टर्म बढ़ेगी, क्योंकि ये टर्म आई क्यों, अट्रैक्टिव फोर्सेस है। तो याद रख लो इस पॉइंट को, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नीट 2017 में एज सच, सॉरी 18 में यही क्वेश्चन आया था। द वंडर वाल्स कांस्टेंट A गिव्स, क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। वो क्वेश्चन भी आगे करवाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन यही आया था नीट 2018 में। A की सिग्निफिकेंस, A क्या रियलिटी में दे रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। अब यहीं पे देख लो और एक पॉइंट, ये नोट कर लो आप, यहीं पे एक पॉइंट नोट में डाल दो। इससे क्वेश्चन आया था नीट 2018 में। 18 में दो क्वेश्चन आए थे, 18 में दो क्वेश्चंस आए थे स्टेट्स ऑफ मैटर से, दोनों क्वेश्चंस आए थे रियल गैस इक्वेशन से, दोनों क्वेश्चंस आए थे A से। एक आया था ये, वो भी करवाएंगे आगे। दूसरा क्वेश्चन ये, समझो बात को, नोट लिख लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। gases having greater value of A can be easily liquefied
एंड वाइस वर्सा। ये इंपॉर्टेंट नोट है, वाइस वर्सा। इसको आप गोल्डन वर्ड से लिख लेना। क्या मैंने बताया, गैसों का जितना ए का वैल्यू ज्यादा होगा, गैस इज हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ ए, जिस गैस का जितना ए का वैल्यू ज्यादा होगा उतने उसमें क्या होंगे, ए का वैल्यू ज्यादा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, पास पास। इसका मतलब उनको लिक्विड में जाने की टेंडेंसी बढ़ गई, उसी को हम नाम देते हैं लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन का मतलब टेंडेंसी टू get converted into liquid. The tendency of gas molecules to get converted into liquid is called liquefaction या phenomenon। समझो, जिस गैस में अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा तो साफ साफ यह ए भी ज्यादा होगा, तो जिसमें ए का वैल्यू ज्यादा होगा उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स पास पास में आ गए, डिस्टेंस डिक्रीज हुई, तो लिक्विड में जाने की टेंडेंसी ज्यादा हुई। वही मैंने लिखा, गैसेस हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ ए कैन बी इजीली लिक्विफाइड, उनको हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। एंड वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा, अगर ए का वैल्यू कम होगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक, अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक तो गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर भाग गए, तो उसको गैस लिक्विफाई होने की टेंडेंसी कम हुई है। ऐसे लिखेंगे, लिक्विफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए। जिस गैस का ए का वैल्यू ज्यादा होगा उसमें उतने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो लिक्विड में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अब जिस गैस का ए का वैल्यू कम होगा मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक, तो लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी भी कम होगी। इसको नोट कर लेना। नीट 2018 में यहां से क्वेश्चन आया था और नीट 2018 में ही यहां से क्वेश्चन आया था। तो अगर आपके पास 3-4 गैसेस होंगे, उनका ए का वैल्यू दिया है, तो आपको बताना है उनको कौन सा इजीली लिक्विफाई हो सकता है। जिसका ए का वैल्यू ज्यादा होगा, वही था नीट 2018 में क्वेश्चन। ये नोट कर देना बेटा। देखो, ये थी सिग्निफिकेंस किसकी, ए की। चलो 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को एंड कर लेंगे। सपोज कर लो मेरे पास SO2 गैस है और है मीथेन गैस। आप मुझे बताएं इनमें किसका ए का वैल्यू ज्यादा होगा। ए के ऑर्डर में अरेंज कर लो। देखो, ए पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, ए जो होता है पोलर मॉलिक्यूल्स का, वो ज्यादा होता है ए नॉन पोलर के लिए। समझो बात को, ये सारे पॉइंट्स नोट्स में डाल देना, इंपॉर्टेंट है। अगर मॉलिक्यूल पोलर है मतलब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट चार्ज बिल्डअप होंगे। अगर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप हुआ तो वो दूसरे मॉलिक्यूल को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, तो उसका ए का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब जिसमें कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो चार्ज डेवलप नहीं होगा, तो वो सेकंड मॉलिक्यूल को उतना स्ट्रांग अट्रैक्ट नहीं करेगा। वही मैंने लिखा, पोलर मॉलिक्यूल्स का ए ज्यादा होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से। तो यहां पे देखो SO2 पोलर मॉलिक्यूल होता है, नॉन पोलर ये होता है, तो ये आएगा ऑर्डर, राइट। अब अगर आपको पोलर मॉलिक्यूल्स को, ये था पोलर वर्सेस नॉन पोलर, अब अगर आपको पोलर कंपेयर करना है, पोलर अगर आपको कंपेयर करना है, ये था किन के बीच में कंपटीशन, पोलर और नॉन पोलर। जब पोलर और नॉन पोलर में कंपटीशन हो तो ऑलवेज विनर कौन होगा, पोलर। तो मतलब इनमें से ये ज्यादा है, ये पोलर है, नॉन पोलर, इसका ए का वैल्यू ज्यादा होगा, तो ये भी इन दो गैसों में लिक्विफाई भी इजीली कौन होगा, SO2, क्योंकि इसका ए का वैल्यू ज्यादा है। और एक चीज, अगर पोलर वर्सेस पोलर होगा, ए
ए का पोलर और दूसरा मॉलिक्यूल भी पोलर है और ए को कंपेयर करना है, तब क्या करोगे, जो जितना ज्यादा पोलर होगा उतना उसका ए का वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा पोलर होगा उतना उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, उतना उसमें चार्ज बिल्डअप ज्यादा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव उतना ज्यादा बढ़ेगा। जितना पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा बढ़ेगा उतना वो सेकंड मॉलिक्यूल को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो जब आपको पोलर और पोलर को कंपेयर करना होगा तो क्या करोगे, जो मॉलिक्यूल डाइपोल मूवमेंट याद कर लो, डाइपोल मूवमेंट जो बॉन्डिंग्स में हम पढ़ते हैं, जितना मॉलिक्यूल पोलर ज्यादा होगा, जिस मॉलिक्यूल में जितनी ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगी उतना ज्यादा वो पोलर होता है, राइट। फिर से एक बार बोल रहा हूं, डाइपोल मूवमेंट जिस केमिकल बॉन्डिंग में जिस मॉलिक्यूल में ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगी वो उतना ज्यादा पोलर होता है, और जितना ज्यादा वो पोलर होगा सेकंड के कंपैरिजन में उतना उसका ए का वैल्यू ज्यादा होगा, जितना ए का वैल्यू ज्यादा होगा उतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा, जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा उतनी उसकी लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अब और एक चीज, अगर आपको नॉन पोलर वर्सेस, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नीट के लिए, नॉन पोलर, ये पोलर नॉन पोलर, यहां पे विनर ये पोलर, पोलर के बीच में जिसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी, मतलब जो ज्यादा पोलर होगा वो उसका ए का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। अब नॉन पोलर में क्या करोगे, कैसे डिसाइड कर लोगे, क्योंकि यहां पर भी चार्ज डेवलप नहीं हुए, यहां पर भी चार्ज डेवलप नहीं, तब यहां पे सीधे फंडा याद ये रखो, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, बस खत्म किया, मोलर मास। ये सारे पॉइंट्स नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर नॉन पोलर है, नॉन पोलर दोनों मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर, जिस मॉलिक्यूल का जिस गैस का मोलर मास ज्यादा होगा उसका उतना ए का वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे एक कंसेप्ट आता है वैन डर वाल्स फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, जिस गैस का मोलर मास ज्यादा होगा उसमें उतने वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगे, अगर वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगे तो ए भी ज्यादा ही होगा, राइट। इसको नोट कर लो, ये तीनों पॉइंट्स को नोट कर लेना। सपोज ऐसे कर लो, देखो एक क्वेश्चन, ये है मेरे पास क्वेश्चन, मुझे बताइए इनको ए के ऑर्डर में अरेंज कर लो, ए के ऑर्डर में अरेंज कर लो। देखो मोलर मास, इसका मोलर मास कितना है 32, इसका मोलर मास 28, इसका मोलर मास 44, इसका मोलर मास 14 + 3 17। अब मोलर मास के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, पहले ये आएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, मोलर मास के। बट ये जो NH3 है ये पोलर है, पोलर, तो एक पोलर है, ये भी नॉन पोलर, क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट 0 होती है, इसमें ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ये भी है, होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं, ये भी होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये भी नॉन पोलर, तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स क्या है, नॉन पोलर। तो मैंने कंपेयर करवाया आपको पोलर वर्सेस नॉन पोलर, तो पहले कौन आएगा, हालांकि नो डाउट इसका मोलर मास सबसे कम है बट ये पोलर है, तो पहले यही आएगा, तो पहले क्या आएगा NH3, उसके बाद ये तीनों क्या है नॉन पोलर। अब इनको हम अरेंज कर लेंगे मोलर मास के अकॉर्डिंग, उसके बाद CO2, उसके बाद आएगा O2, उसके बाद आएगा N2, तो ये है इनका ए का ऑर्डर, ए का ऑर्डर। आप मुझे बताइए ईज ऑफ लिक्विफिकेशन का ऑर्डर क्या आएगा, वही, क्योंकि ए जितना ज्यादा होगा उतनी लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी भी यही होगी। इसका ए सबसे ज्यादा होगा तो लिक्विफाई इजीली होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, सबसे कम ये क्वेश्चन कर लो, राइट। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आप मुझे बताइए ये भी गैस है, ये भी गैस, ये भी गैस, इनमें से बताइए इन तीन गैस में इजीली लिक्विफाई कौन होगा, बताइए, मतलब मोस्ट लिक्विफाई कौन होगा इनमें, इजीली लिक्विफाई।
आंसर साफ साफ, जिसका ए का ज्यादा वैल्यू होगा वो इजीली लिक्विफाई होगा। देखो ये पोलर है, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन, इथेन मतलब हाइड्रो का अल्केन्स, वो सभी नॉन पोलर होते हैं। ये नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर ही है। तो ये नॉन पोलर मेरा क्वेश्चन था इजीली लिक्विफाई कौन होगा, जिसका ए का वैल्यू ज्यादा होगा। अब पोलर नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर के बीच में जब कंपैरिजन होगा तो विनर कौन होता है? पोलर। तो अगर ये पोलर है, इसका ए का वैल्यू ज्यादा होगा तो ये इजीली लिक्विफाई भी होगा। तो NH3 इसका आंसर आएगा, NH3 इसका आंसर आएगा। राइट, सारी चीजें नोट कर लो। चलो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इस वंडर वाल्स इक्वेशन को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के साथ रिलेट कर लेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।